बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 41। शीर को दिन और वक्त का तयन कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझ के एतदाल पैदा किया ताकि मलिक शावर इसरार करे और शीर को उसके इसरार से लुत्फ उठाए। मलिक शावर थोड़ी देर बैठ के चला गया। उसके जाते ही शीरको ने सलाहुद्दीन को बुलवा लिया। सुना सलाहुद्दीन, मलिक शावर दावत दे गया है। शीरको ने हंस के कहा, जिस वक्त मैंने उसकी दावत मंजूर की उसकी खुशी का आलम देखने के काबिल था। इसका मतलब है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। सलाहुद्दीन ने तबसरा किया, किस कदर मक्कार है ये शख्स, इसकी नजर सिवाय अपने मफाद के और किसी तरफ नहीं होती। अब तो आप मुझे इजाजत दे दीजिए। अब जल्दी क्या है, मलिक शावर नंगा तो हो ही गया है, उसे किसी वक्त भी शिकार किया जा सकता है। शीर को भी मुस्कुरा रहा था। सलाहुद्दीन ने ज्यादा इसरार नहीं किया, लेकिन रात को खलीफा का पैगाम आया। जौहर उस्ताद मुकर्रब बारगाहे खलीफा पयंबर बन के शीरको के पास तशरीफ लाए। शीरको ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। ज़हे नसीब के जौहर उस्ताद मेरे पास तशरीफ लाए। शीरको ने खुशदिली से कहा, फरमाइए खलीफा मोहतरम खैरियत से तो हैं। जौहर उस्ताद और काजी जलीस बिन अब्दुल कवी खलीफा के राजदार और ख़ास मुसाहिब थे। शीरको मसलहतन उनकी इज्जत करता था, क्योंकि उसे उन दोनों से अभी बहुत काम लेना थे। जौहर उस्ताद अपनी तारीफ पर फूल गया। अमीरुल मोमिनीन बाखैरियत हैं, वो आपके काम से बहुत खुश हैं। मेरी तरफ से खलीफा मोहतरम का शुक्रिया अदा करना। शीरको ने आजिज़ी से कहा, कोई हुक्म है मेरे लिए? जौहर उस्ताद ने इधर उधर देखा। शीरको उसका मतलब समझ गया। जौहर उस्ताद फिक्र ना कीजिए, यहाँ कोई नहीं आ सकता। जौहर उस्ताद ने सरगोशी की, सिपह सालार मोहतरम, दीवारों के भी कान होते हैं। जौहर उस्ताद ने ठीक कहा। शीरको ने उसे घूरते हुए कहा, कसरे खिलाफत की दीवारों के जरूर कान होते हैं, लेकिन शीरको की कयामगाह की दीवार ही नहीं होती, फिर कान किधर होंगे? दुरुस्त दुरुस्त बजा फरमाया सिपह सालार ने। जौहर उस्ताद खिसियानी हंसी हंसा, लेकिन फिर भी बड़ी एहतियात से शीरको की तरफ झुक के दबे अल्फाज में बोला, अमीरुल मोमिनीन ने दरियाफ्त फरमाया है कि जिस बात के लिए उन्होंने आपसे कहा था उसका कुछ बंदोबस्त हो रहा है। क्या फरमाया था खलीफा मोहतरम ने? शीरको जानकर अनजान बन गया। कुछ याद नहीं पड़ रहा है, मेरा हाफिजा कमजोर पड़ गया है शायद। मैं बताता हूं सिपह सालार। जौहर उस्ताद उसके कुछ और करीब आ गया। अमीरुल मोमिनीन ने वजीर आजम के सिलसिले में कुछ इरशाद फरमाया था। ओह, याद आ गया मुझे, शीरको ने जवाब दिया। मगर जौहर उस्ताद इस कदर खौफजदा क्यों हैं? खलीफा मोहतरम से मेरी तरफ से अर्ज कीजिएगा कि उनका खानाजाद मलिक शावर उनके कदमों के नीचे है, बल्कि जौहर उस्ताद का जूता उसके सर पर है और उसका सर किसी वक्त कुचला जा सकता है। जौहर उस्ताद का रंग सफेद पड़ गया। खुदा के लिए सिपह सालार आजम, उनका नाम ना लीजिए, किसी ने सुन लिया तो मुझे और अमीरुल मोमिनीन को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। खलीफा के इसी खौफ ने वजीर आजम को इस कदर खुदसर बना दिया है। शीरको को गुस्सा आ गया। हम ऐसे खुदसरों को सजा देना जानते हैं, आप खलीफा मोहतरम को मुतमईन कर दीजिएगा। इस जगह इस बात की दोबारा वजाहत जरूरी है कि सलाहुद्दीन के जमाने में मुसलमानों के बैक वक्त दो खलीफा थे। एक अब्बासी खलीफा जिनका सदर मकाम बगदाद था, दूसरे खलीफा फातमी थे जिनका सदर मकाम काहिरा था। अब्बासी खलीफा को तमाम सुन्नी फिरका तस्लीम करते थे और फातमी खलीफा को फिका जाफरिया के लोग अपना खलीफा मानते थे। खलीफा को अमीरुल मोमिनीन कहा जाता था। काहिरा वाले फातमी खलीफा को अमीरुल मोमिनीन कहते थे। इस जगह भी जौहर उस्ताद जिस वक्त फातमी खलीफा का जिक्र करता है तो उन्हें अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से पुकारता है, लेकिन शीरको सुन्नी होने की वजह से मिस्र के फातमी खलीफा को अमीरुल मोमिनीन नहीं समझता था और फातमी खलीफा को अमीरुल मोमिनीन कहने से गुरेज करता था। जौहर उस्ताद पर मलिक शावर का इस कदर खौफ तारी था कि वो उसका नाम लेते भी घबरा रहा था। शीरको के तसल्ली देने पर उसे कुछ इत्मीनान हुआ। जौहर उस्ताद ने शीरको को बताया, सिपह सालार मोहतरम, हमारे वजीर आजम के जासूस कसरे खिलाफत में फैले हुए हैं और लम्हे लम्हे की खबर वजीर आजम को पहुंचाते हैं। वजीर आजम का कसरे खिलाफत पर इतना रौब है कि वो जिस कनीज या गुलाम को चाहें बुला लेते हैं और खलीफा में यह हिम्मत नहीं कि उसे रोक सके। इस तरह जो गुलाम या कनीज कसरे खिलाफत से जाता है वो वापस नहीं आता। शीरको ने उसे चौंक के देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या वजीर आजम उसे कत्ल करा देता है? जी हाँ सिपह सालार, जौहर उस्ताद ने जरा हौसले से कहा।
कम अज कम मैंने तो आज तक वजीर आजम के पास से किसी को वापिस आते नहीं देखा। फिर तुम लोग मलिक शावर का दम क्यों भरते हो? शिरको ने सवाल किया। क्या खलीफा भी मलिक शावर से डरते हैं? दम नहीं भरते बल्कि खौफ खाते हैं सिपह सालार, जौहर उस्ताद ने बताया। जान किसे प्यारी नहीं होती जनाब, बहुत डरते हैं अमीरुल मोमिनीन, जौहर उस्ताद ने बताया। उन्हें हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कहीं वजीर आजम शाही तबीब से कहकर उन्हें जहर ना दिलवा दें। क्या शाही तबीब भी मलिक शावर का आदमी है? शिरको ने फिक्रमंदी से पूछा। शाही तबीब ही क्या, कसरे खिलाफत के तमाम ओहदेदार मलिक शावर के आदमी हैं। यहां तक कि अमीरुल मोमिनीन की बाज बेगमात भी मलिक शावर की जासूस हैं। अब तुम जाओ जौहर उस्ताद। शिरको पहले उसे अलकाबो आदाब से गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन अब उससे वो बेतकल्लुफ हो गया था और तुमसे मुखातिब करने लगा था। शिरको ने जरा रुक के कहा, जौहर उस्ताद, तुम इस इत्मीनान के साथ वापस जाओ कि तुम्हें और तुम्हारे खलीफा को मलिक शावर की सख्तियों से जल्द ही निजात मिल जाएगी। जौहर उस्ताद मुतमईन होकर चला गया। शिरको की तरफ से दावतनामा कबूल हो जाने के बाद मलिक शावर को ज्यादा बेचैनी हो गई थी। वो चाहता था कि जल्द अज जल्द जियाफत का फैसला हो और वो शामियों के सरदारों और अमीर लश्कर को मौत के घाट उतार दे। उसने शामी खेमागाह के चारों तरफ दूर दूर पर मिस्री फौजी दस्ते लगा दिए थे कि वो इशारा पाते ही टूट पड़े और दम के दम में उनका सफाया कर दें। इधर शिरको सब कुछ देख रहा था और चुप था। उसने अब तक दावत की तारीख और वक्त मुकर्रर नहीं किया था। दोनों अपनी अपनी जगह होशियार थे। मलिक शावर जल्दी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था कि लेने के देने पड़ जाएं। शिरको भी एहतियात बरत रहा था। उसे मालूम था कि उसके लश्कर को घेरने की मलिक शावर ने हिमाकत की है। शामी लश्कर को तो उस वक्त ना घेरा जा सका जब उनकी तादाद सिर्फ 2000 थी। ये वाकया मिस्र पर पहली यलगार के वक्त पेश आया था, जब बिलबेस के मैदान में मिस्री और यरूशलेम की मुत्तहिदा फौज ने शिरको को घेर लिया था। उस वक्त शिरको ने जंगे खंदक की तर्ज पर मुदाफियाना जंग लड़ी थी। शाह यरूशलेम हमला करते करते तंग आ गया था, मगर वो शिरको और उसके लश्कर को खंदक से ना निकाल सका। आखिर एक बाइज्जत सुलह हुई और शिरको अपने लश्कर के साथ मिस्री और यरूशलेम की फौज के दरमियान से इस तरह गुजरा था कि उसके हाथ में एक गुर्ज था और वो अपने लश्कर के बिल्कुल पीछे चल रहा था। उस वक्त यरूशलेम के एक सरदार ने उससे हंसकर कहा था, ऐ शामी सरदार, तुम्हारा लश्कर हमारे और मिस्री फौजियों के दरमियान से गुजर रहा है। अगर हम मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए तुम पर टूट पड़े तो क्या होगा? शिरको ने भारी गुर्ज को हवा में गर्दिश देकर जवाब दिया था, यह अरमान भी पूरा करके देखो, फिर मालूम होगा कि इसका क्या अंजाम होगा। यरूशलेम का सरदार झिझक के पीछे हट गया था और शिरको उसी तरह अकड़ता हुआ आगे बढ़ गया था। उस दिन शहर काहिरा में बड़ी खामोशी थी। लोग चल फिर रहे थे। छोटे बड़े बाजारों में भीड़ भाड़ थी, फिर भी हर तरफ सन्नाटा मालूम होता था। गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, जैसे वो खौफजदा हो। सलाहुद्दीन और एक सरदार अजीजुद्दीन जरवीक हस्बे मामूल शिरको के साथ आए हुए थे। शिरको जब भी लश्कर से बाहर जाता तो सलाहुद्दीन और अजीजुद्दीन दोनों उसके साथ हो लेते। यूं तो शिरको के अपने मुहाफिज दस्ते के सवार भी उसके साथ होते थे, लेकिन सलाहुद्दीन ने अपने आप को शिरको की हिफाजत से वाबस्ता कर लिया था। मलिक शावर के इस तरह जलूस के साथ घूमने से हर शामी अमीर परेशान था और लश्करगाह से निकलते वक्त तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करता था। शिरको जब इमाम शाफी के मजार पर फातह के लिए आया हुआ था, सलाहुद्दीन ऐसे हर मौके पर उसके साथ होता। सलाहुद्दीन और अजीजुद्दीन जरवीक की एक जोड़ी थी, जहां सलाहुद्दीन वहां अजीजुद्दीन। शिरको तो मजार पर चला गया और सलाहुद्दीन और अजीजुद्दीन घोड़े से घोड़ा मिलाए बाजार में घूम रहे थे। मिस्री उन दोनों से बहुत मानूस हो गए थे। अक्सर उन्हें रोककर शरबत या कहवा पेश करते, ये भी कभी कभी उनका दिल रख लेते। सलाहुद्दीन अपनी बहादुरी की वजह से मिस्रियों में काफी मशहूर था। उसे भी इसका एहसास था कि आम मिस्री उसे पसंद करते हैं। मिस्री फौजी ना उसके पास आते और ना वो उन्हें मुंह लगाता था। शिरको को इमाम के मकबरे में गए कुछ देर गुजरी थी कि एक तरफ से ढोल ताशों की आवाजें आना शुरू हो गई। अजीजुद्दीन ने मुंह बनाकर कहा, लो वो आ गए, सरजमीन मिस्र के मालिक और तख्तो ताज के असली वारिस। इस वजीर ने तो वाकई नाक में दम कर दिया है। सलाहुद्दीन की भी तेवरियां चढ़ गई। सिपह सालार चचा ने इसे खामखा मुंह लगा रखा है। तुम मुंह लगाने को कहते हो सलाहुद्दीन? अजीजुद्दीन ने कदरे गुस्से से कहा, यह तो अपने आप को तुर्रम खान समझता है, सिपह सालार की तो परवाह ही नहीं करता। मैं कहता हूं कि आखिर ये अकड़ता किस बात पर है? अवाम इसके खिलाफ, ख्वास इसके साए से बचते हैं। यरूशलेम का बादशाह इसे कुत्ते से भी बदतर समझता है, मगर यह है कि अपनी वजारत का डंका गली गली और सड़क सड़क पीटता फिरता है। अब मलिक शावर वजीर आजम सल्तनत की सवारी नमूदार हो गई थी।
आगे आगे नकीब जिसके हाथ में मिस्र का परचम था, उसके साथ ढोलो ताशे, करना व बूक, फिर वजीर आजम की शाहाना सवारी, दाएं बाएं और पुष्ट पर 5-5 मुसल्ला सवार। अजीजुद्दीन उसे देखकर आग बगोला हो गया। ये इधर क्या करने आया है? अजीजुद्दीन ने गुस्से में सलाहुद्दीन से पूछा। मुझे क्या पता क्यों आया है, सलाहुद्दीन ने बेदिली से कहा। इसी से जाके पूछो, सलाहुद्दीन ने यूं ही कह दिया था, लेकिन अजीजुद्दीन जरवीक को जैसे बात लग गई। हाँ सरदार, अब इससे पूछना पड़ेगा। जरवीक ये कहता हुआ घोड़ा बढ़ाकर मलिक शावर के सामने पहुंच गया। ढोल ताशे वाले एक तरफ हो गए, जाते हुए लोग रुक के खड़े हो गए। तुम किधर जा रहे हो? जरवीक ने इस तरह कहा जैसे वो किसी आम आदमी से बात कर रहा हो। मलिक शावर का गुस्से से मुंह लाल हो गया। उसकी तो बीच बाजार में तौहीन हो गई थी। मिस्र के वजीर आजम को, जिसका दर्जा एक मुतलकुल इनान बादशाह से कम न था, एक शामी ने तुम कहकर मुखातिब किया था। मलिक शावर ने एक तायराना नजर दाएं बाएं डाली। मुहाफिज सवानों और आम मिस्रियों में उसकी सुबकी हो रही थी। उसने कड़क के कहा, किससे बात कर रहे हो? तुम मुझे नहीं पहचानते? जानता हूं, बदअहद और एहसान फरामोश को कौन नहीं पहचानता। अजीजुद्दीन ने तुर्की बा तुर्की जवाब दिया। उस वक्त सलाहुद्दीन भी घोड़ा बढ़ाकर अजीजुद्दीन के पास पहुंच गया। मलिक शावर को सहारा मिल गया। उसने बजाय जरवीक को जवाब देने के सलाहुद्दीन को मुखातिब किया। सरदार सलाहुद्दीन, आप तो मुझे जानते हैं। इस बदतमीज आदमी को बताइए कि मैं कौन हूं और मुझसे किस तरह गुफ्तगू करना चाहिए। इसने मेरा रास्ता रोक लिया है। सलाहुद्दीन ने जरवीक को देखा और तंजिया लहजे में कहा, अजीजुद्दीन जरवीक, तुमने क्या कह दिया कि मिस्र के वजीर आजम इस कदर लाल पीले हो रहे हैं? मैंने कुछ नहीं कहा सरदार, अजीजुद्दीन ने जवाब दिया। सिर्फ ये पूछा है कि तुम किधर जा रहे हो, बस ये आपे से बाहर हो गए। देखा सरदार आपने, इस मामूली आदमी ने फिर बदतमीजी की। मलिक शावर ने सलाहुद्दीन से शिकवा किया। वजीर आजम, अजीजुद्दीन ने पूछा है कि तुम कहां जा रहे हो, इसमें झगड़ने की क्या जरूरत है? सलाहुद्दीन ने यूं कहा जैसे कोई बात ही नहीं। जहां जा रहे हो बता दो, बात खत्म हो जाएगी। मैं क्या बता दूं? ये कौन होता है पूछने वाला? इस मुल्क का वजीर आजम हूं, मलिक शावर ने अकड़ के कहा। मैं इसे सजा दे सकता हूं, गिरफ्तार करा सकता हूं। तो फिर ठीक है, तुम दे लो सजा इसे। यह कहते हुए सलाहुद्दीन ने तलवार बेनियाम कर ली और हवा में लहराते हुए कहा, खबरदार, कोई मुहाफिज आगे ना बढ़े। यह मलिक शावर और अजीजुद्दीन का झगड़ा है, इन्हें खुद फैसला करने दो। अजीजुद्दीन ने भी तलवार खींच ली थी, मगर मलिक शावर बहुत चालाक था। अजीजुद्दीन की तलवार अभी नियाम से पूरी तरह बाहर भी ना आई थी कि मलिक शावर की तलवार चमकी और सीधी उसकी गर्दन पर आई। अजीजुद्दीन अगर एक माहिर शमशीर जन ना होता तो उसकी गर्दन उड़ के दूर जा गिरती, लेकिन उसने अपनी गर्दन को तेजी से झटका देकर एक तरफ हो गया और जवाबी वार करके मलिक शावर के शाने को जख्मी कर दिया। उसका दायां हाथ झूल गया और तलवार हाथ से गिर गई। मलिक शावर ने घोड़ा मोड़ा ताकि निकल जाए, लेकिन अजीजुद्दीन का हाथ उसकी कमर तक पहुंच चुका था। मलिक शावर ने बचने की कोशिश की, मगर अजीजुद्दीन ने जोर किया और उसे जीन से नीचे खींच लिया। फिर जरवीक उसके सीने पर पहुंचा और पलक झपकने में मलिक शावर की गर्दन उसके तन से जुदा करके जरवीक ने उसे अपने नेज़े पर बुलंद कर दी। लोगों की आंखें फटी रह गईं। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था, लेकिन मलिक शावर का सर नेज़े पर लटका था। मिस्र का गद्दार और बदअहद वजीर आजम अपने अंजाम को पहुंच चुका था। मिस्री अवाम पलकें झपकाकर उस मंजर को देख रहे थे। जरवीक घोड़े पर बैठ चुका था और नेज़े को हवा में गर्दिश दे रहा था। सलाहुद्दीन की बराहना तलवार जरवीक की हिफाजत कर रही थी। मलिक शावर के बाजे ताजे वाले अपने आका का अंजाम देखकर भाग उठे। वो मिस्री सवार जो मलिक शावर के गिर्द नीम दायरे की शक्ल में चलते थे, उन्होंने सर झटक झटक कर नेज़े पर चढ़े मलिक शावर का सर देखा और घोड़े मोड़कर इस तरह भागे जैसे मैदान जंग से शिकस्त खोरदा लश्कर भागता है। वो क्यों ठहरते और मलिक शावर को कत्ल करने वाले से क्यों लड़ते? उन्हें जिसके लिए लड़ना था वो तो राही मुल्क के अदम हो चुका था। फिर वो क्यों लड़ें और खुद को क्यों हलाकत में डालें? अवाम की नजरें भी जरा देर बाद अपनी जगह आ गईं। फिर किसी तरफ से नारा बुलंद हुआ, जालिम मारा गया। उसके साथ एक दूसरी आवाज आई, गद्दार अपने अंजाम को पहुंच गया। गरज जितने मुंह उतनी बातें, नारों में तेजी आती जा रही थी। ये भी अजीब इत्तेफाक था कि धूम धड़क्के से आने वाले उस वजीर आजम की हिमायत में एक नारा भी ना लगा जो खुद को मिस्र का मकबूल तरीन वजीर आजम और महबूब लीडर समझता था। शीर को शायद बाहर शोर सुन के मकबरे से जल्दी निकल आया। उसने मलिक शावर का सर नेज़े पर चढ़ा देखा तो हैरान रह गया। ऐसे मौके पर बड़े से बड़ा सरदार घबरा जाता है। शीर को और उसके दो सरदार उस वक्त मिस्री आवाम में घिरे हुए थे और कुछ भी हो सकता था, लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ। हुआ भी तो ये कि शिरकों की हिमायत में नारे लगना शुरू हो गए।
ہمارا نجات دہندہ زندہ باد، شیرکو زندہ باد، بلبیس کا فاتح زندہ باد، صلاح الدین زندہ باد، شامی سردار زندہ باد۔ یہ اشارہ عزیز الدین جرویق کی طرف تھا جس کے نیزے پر اب بھی ملک شاور کا سر بلند تھا۔ شیرکو نے اپنے محافظ سواروں کو اشارہ کیا۔ ایک نے چیخ کر کہا، آپ لوگ اپنے گھروں کو جائیں۔ لوگ سامنے سے چھٹ گئے، راستہ بن گیا۔ شیرکو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے درمیان سے گزرا۔ اس کے نام کے نعرے اب تک لگ رہے تھے اور ملک شاور کا سر نیزے پر چڑھا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ملک شاور کو امام شافعی کے مزار کے باہر صلاح الدین اور عزیز الدین جرویق نے گرفتار کر لیا تھا۔ اسے شیرکو کے حکم سے قید خانے میں ڈالا گیا جہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ ملک شاور کا ایک بیٹا جس کا نام علی تھا بہت پہلے مارا جا چکا تھا۔ باقی دو بیٹے کامل اور طہا اس وقت دارالوزارت میں تھے، انہیں وہاں سے گرفتار کیا گیا۔ اس زمانے کا دستور تھا جب کوئی غیر پسندیدہ شخص معزول کیا جاتا یا قتل کر دیا جاتا تو عوام اس کی روح سے اس طرح بدلہ لیتے کہ اس کے گھر بار لوٹ لیتے اور اس کے عزیز و اقارب کو قتل کر دیتے۔ صلاح الدین اس دستور سے واقف تھا۔ اسے ملک شاور کے اس گھر کی فکر پڑ گئی جہاں ملک شاور کی بیوی شوہر سے الگ اپنی دو بچیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ بات اسے عامر غربی نے بتائی تھی۔ ملک شاور کے قتل ہوتے ہی لوگ اس کے مکانات لوٹنے کے نعرے لگا رہے تھے۔ ملک شاور کا ایک مکان تو سعید میں تھا جس میں اس کی بیوی اور دو بچیاں رہتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ملک شاور کا قاہرہ کی کئی بڑی بڑی حویلیوں اور محلوں پر قبضہ تھا جہاں اس کے احباب رہتے تھے۔ صلاح الدین کو عوام کے موڈ سے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ملک شاور کی تمام باقیات کو تباہ کر دیں گے، اس لیے اس نے چند سواروں کے ساتھ ایک مقامی باشندے کو حکم دیا کہ وہ ملک شاور کے سعید والے مکان کو اپنی حفاظت میں لے لیں اور اعلان کر دیں کہ شامی سپہ سالار نے ملک شاور کی بیوی اور دونوں بچیوں کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ سعید کے موجودہ گورنر کو بھی اسی قسم کا حکم دیا گیا تھا۔ صلاح الدین کے بھیجے ہوئے یہ سوار بروقت سعید پہنچے۔ سعید کی عوام نے ملک شاور کے مکان کو گھیر لیا تھا اور اگر سوار نہ پہنچتے تو خدا معلوم ملک شاور کی بیوی اور بچیوں کا کیا حال ہوتا۔ جب ایک سوار سعید کے گورنر کو یہ اطلاع دینے پہنچا تو معلوم ہوا کہ گورنر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنا محل خالی کر کے کسی طرف چلا گیا ہے۔ بہرحال صلاح الدین کی بروقت مدد سے ملک شاور کی بیوی اور دو بچیاں محل اور سامان کے ساتھ عوام کی لوٹ مار سے بچ گئیں۔ سعید میں ملک شاور کا مکان بچ گیا لیکن دوسرے مقامات پر اس کے جو محلات، مکانات اور دوسری بڑی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد تھی سب تباہ کر دی گئی۔ اور تو اور قاہرہ کے دارالوزارت پر عوام نے حلہ بول دیا اور شیرکو کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس خوبصورت قصر کو لوٹ کر اس میں آگ لگا دی گئی تھی۔ شیرکو اور صلاح الدین کو دارالوزارت کی تباہی کا سخت صدمہ ہوا۔ انہیں یہ خیال ہی نہیں تھا کہ دارالوزارت کو، جس میں وزیر اعظم کی رہائش تھی اور جس پر ہر وقت سخت پہرا رہتا تھا، اتنی جلدی خاکستر کر دیا جائے گا۔ یہ دراصل عوامی طاقت کا ایک ادنا مظاہرہ تھا۔ دبے ہوئے عوام جب ہوش میں آتے ہیں تو پہاڑ سے ٹکرا جاتے ہیں۔ دارالوزارت پر پہرا تھا مگر پہرے دار بھی ان عوام میں سے تھے جو ملک شاور کو پسند نہ کرتے بلکہ نفرت کرتے تھے۔ محافظوں کو جب خبر ملی کہ ملک شاور ایک شامی سردار کے ہاتھوں بھرے بازار میں مارا گیا ہے تو وہ دارالوزارت کے باہر جمع ہونے والے عوام کو خود دارالوزارت حوالے کر کے نکل گئے۔ عوام نے اسے جی بھر کر لوٹا اور آخر میں آگ لگا دی۔ ملک شاور کے سر کا تماشا بن گیا۔ وہ پہلے عزیز الدین جرویق کے نیزے پر چڑھا، پھر عوام نے اسے مانگ لیا اور گیند کی طرح ٹھوکر مارتے ہوئے قصر خلافت پر لے گئے۔ شیرکو نے بڑی کوشش سے ملک شاور کے سر کو عوام کے غضب سے بچایا۔ اس نے سر کو کپڑے میں لپیٹ کے جرویق کے حوالے کیا اور اسے حکم دیا کہ اس سر کو خلیفہ کے حضور میں پیش کیا جائے۔ احتیاط کے طور پر شیرکو نے صلاح الدین کو اس کے ساتھ کر دیا اور اسے 100 سواروں کے ساتھ خلیفہ کے محل جانے کا حکم دیا۔ ملک شاور کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح قاہرہ ہی نہیں بلکہ دور دور تک پھیل گئی تھی۔ صلاح الدین اور عزیز الدین جرویق شاور کا سر لے کر خلیفہ کے محل پر پہنچے تو ایک خلقت اکٹھا ہو گئی۔ ہر ایک زبان پر یہی ذکر تھا مگر کوئی بھی اسے اچھے نام یا کام سے یاد نہیں کر رہا تھا۔ خلیفہ کو جس وقت ایک غلام نے اطلاع دی، یا امیر المومنین، ملک شاور کا سر قاہرہ کے بازار میں قلم کر دیا گیا، اس وقت خلیفہ آزد کے منہ سے ایک دم نکلا تھا، ظالم آخر اپنے انجام کو پہنچا، اب ہم آزاد ہیں۔ فاطمی خلیفہ کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ خلیفہ برائے نام خلیفہ تھا اور تمام اختیارات وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ یہ اب سے نہیں بلکہ 1 صدی سے زیادہ عرصے سے یہی رسم اور دستور تھا۔ خلیفہ سونے چاندی کے تاروں کے پردوں اور جواہرات سے مرصع لباس سے تو لطف اٹھا سکتا تھا لیکن ملکی معاملات میں اسے دم مارنے کا بھی حق نہ تھا۔ ملک شاور کے قتل کی اطلاع پاتے ہی فاطمی خلیفہ آزد نے شیرکو کو فوراً اپنے حضور میں طلب کیا۔ اس دفعہ خلیفہ کا رویہ بڑا مہذب اور پرخلوص تھا۔ اس نے شیرکو کو خلعت فاخرہ سے نوازا۔
شیرکو نے جھک کر تعظیم پیش کی۔ خلیفہ نے بے تکلف شیرکو کو مصر کی وزارت عظمیٰ کا عہدہ پیش کیا، جسے شیرکو نے قبول کر لیا۔ پھر دارالوزارت، جس کو لوٹ کر ویران کر دیا گیا تھا اور اس کے دروازے تک خاکستر ہو گئے تھے، کی از سر نو مرمت کی گئی اور اسے اس طرح آراستہ کیا گیا کہ اس کی شان و شوکت پہلے سے دوبالا ہو گئی۔ شیرکو دارالوزارت میں منتقل ہو گیا۔ پھر اس نے ملکی انتظام کی طرف توجہ دی۔ بعض امارائے نوریہ اندرون خانہ اس سے حسد رکھتے تھے، لیکن منہ پر اس کی تعریف کرتے تھے۔ شیرکو نے امارا کو جاگیریں عطا کی اور انہیں بڑے بڑے عہدے دیے۔ ملک شاور کا تو خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن شیرکو نے اس کے تمام افسروں کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھا۔ اس حسن سلوک سے مصری افسر شیرکو کا دم بھرنے لگے۔ شیرکو نے حریم خلافت کے معاملات میں بھی کچھ دخل نہ دیا۔ جوہر استاد اور جلیس بن عبد القوی کو ان کے عہدوں پر فائز رکھا، بلکہ مشاہرہ اور وظیفے میں بھی اضافہ کر دیا۔ اس دوران ایک دن خلیفہ کا رازدار جوہر استاد شیرکو کے پاس آیا اور بڑے پیار سے شیرکو سے کہا، مولانا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہم کو یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بامقابلہ دشمنان خلافت ہماری مدد کا صحرا تمہارے سر پر باندھا ہے۔ ہم کو امید ہے کہ تم ہمیشہ اپنی خیر خواہی کا دولت علویہ کو عمدہ ثبوت دیتے رہو گے۔ شیرکو نے اس عزت افزائی کا شکریہ ادا کیا اور کہا، مولانا خلیفہ محترم کی خدمت میں میری طرف سے عرض کیا جائے کہ انشاءاللہ تعالی جیسی مجھ سے توقع ہے اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ جوہر استاد نے واپس جا کر خلیفہ سے شیرکو کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ خلیفہ بیچارہ جب کسی سے بہت خوش ہوتا تو اور کچھ تو کر نہیں سکتا تھا سوائے اس کے کہ اسے خلعت سے نوازے۔ اس نے اس وقت شیرکو کو خلعت فاخرہ بھجوائی۔ مصر کے تمام امراء اور وزراء دھیرے دھیرے شیرکو کے حلقہ بغوش ہوتے جا رہے تھے۔ عوام نے ایک زمانے کے بعد سکھ کا سانس لیا تھا۔ خلیفہ کو بھی آزادی حاصل ہوئی تھی اور شیرکو کی وجہ سے خاص و عام اس کی عزت کرنے لگے تھے۔ ملک شاور کا قتل ایک ہفتے بعد قصہ پارینہ بن گیا۔ اب شیرکو وزیر اعظم تھا اور اسی کے نام کا پوری مملکت میں ڈنکا بج رہا تھا۔